Hello students, welcome to the DPP number 7 of chapter Transport in Plants. चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि रप्चर एंड ब्रेकेज डू नॉट यूजुअली अकर इन द वाटर कॉलम इन वेसल्स और ट्रैकीज ड्यूरिंग द एसेंट ऑफ सैप जाइलम सैप बिकॉज ऑफ। क्यों नहीं टूटता है? आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, जब ट्रांसपिरेशन पुल होती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है और इतने प्रेशर के बाद भी प्लांट तो यही कोशिश करेगा ना कि रप्चर ना हो। अगर रप्चर हो गया तो रूट प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, बट रप्चर ही ना हो इसके लिए प्लांट के पास क्या होता है? प्लांट के पास दो चीजें होती हैं मेनली। एक तो कोहेजन पढ़ा होगा आपने, है ना। कोहेजन क्या करता है? कोहेजन वो फोर्स होता है जो पानी और पानी के बीच में लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लास है या बीकर है और बीकर में पानी पानी है ना। तो पानी और पानी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोहेजन, ठीक है। और पानी और बीकर के बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? अडहेशन, है ना। उसी तरीके से जब जाइलम के थ्रू, दिस इज मान लो जाइलम की वॉल, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, ठीक है, जाइलम के थ्रू जब पानी ऊपर चढ़ता है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स यू कैन से दे आर कनेक्टेड, सारे कनेक्टेड है, सारे के बीच में अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन कौन है? कोहेजन। और पानी और जाइलम वॉल के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? एडहेशन। जिसकी वजह से कोशिश यही होती है प्लांट्स की कि ये जो वाटर कॉलम बना है ये टूटे ना, ठीक है। फर्स्ट क्या हो गया आंसर? कोहेजन एंड एडहेशन। नेक्स्ट है द गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। गटेशन क्यों होता है बच्चों? गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर तब लगता है जब प्लांट में ट्रांसपिरेशन नहीं चल रही है, फिर भी फटाफट पानी प्लांट में जाता रहता है। जैसे मान लो ये रूट है, दिस इज रूट, है ना, और यहाँ पर सॉइल है, सॉइल में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, बट प्लांट को पानी की जरूरत नहीं है एज सच। क्यों? क्योंकि प्लांट में अभी एज सच कोई ट्रांसपिरेशन नहीं चल रही। ट्रांसपिरेशन नहीं चल रही मतलब वाटर लॉस नहीं हो रहा है, फिर भी बिना किसी डिमांड के, जरूरत है नहीं बट बिना किसी डिमांड के पानी पुश होता चला जा रहा है, पानी एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है। तो ये जो एक्सेस पानी पहुंच गया, इसी की वजह से तो क्या लगता है? प्रेशर क्रिएट होता है रूट में, दैट इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। तो पानी गया तो ऑब्वियसली सोल्यूट भी पहुंच गया होगा। तो प्लांट के पास एक तरीका होता है एक्सेस सोल्यूट को निकालने का, और वो एक्सेस सोल्यूट को किसके थ्रू निकालता है? गटेशन के थ्रू, है ना। गटेशन में क्या होता है? पानी का लॉस होता है, किसके थ्रू? एक स्पेशल ओपनिंग के थ्रू जिसका नाम होता है हाइडा थॉट्स, इजंट इट। तो मैम ने सारा एक्सप्लेनेशन कर दी है। तो गटेशन किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। रूट प्रेशर भी रात में चलती है, गटेशन भी रात में चलती है या अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन अ फ्लावरिंग प्लांट विच इज मेड मोड ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसफर, डिफ्यूजन नहीं, डिफ्यूजन इज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, अगेन इट इज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगेन इज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ट्रांसलोकेशन इज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। जाइलम इज एसोसिएटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ। जाइलम क्या क्या ट्रांसलोकेट करता है? ये हमने बहुत बारी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है और अभी तक आपने एनसीईआरटी भी बहुत बार पढ़ ली होगी। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जाइलम वाटर भी करता है, मिनरल्स भी करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी करता है, हॉर्मोन्स भी करता है। ये तो एनसीईआरटी के इंट्रोडक्टरी सेक्शन में सेकेंड पैराग्राफ पे, एक बार ध्यान से पढ़ लेना उसको, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हो जाएगा मूवमेंट ऑफ सैप इन फ्लोएम एंड जाइलम आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फ्लोएम सैप में क्या क्या चीजें होती हैं एनसीईआरटी में आप पढ़ लिया होगा, या मास फ्लो हाइपोथेसिस में कि वाटर भी होता है, मेनली तो वाटर एंड सुक्रोज होता है ना, अलोंग विद अमीनो एसिड्स एंड सेवरल अदर थिंग्स, जिसको हम बोलते हैं कि वो फ्लोएम सैप है। सिमिलरली जाइलम में क्या चीजें ट्रैवल करती है? वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम में यूनी डायरेक्शनल होता है, दैट इज फ्रॉम रूट टू स्टेम, बट फ्लोएम में क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। वो डिपेंड करता है प्लांट की नीड कैसी है और सीजन कैसा है। जैसे मान लो जब प्लांट खाना बना रहा है, लीफ खाना बना रहा है, तो रूट को चाहिए होगा तो लीफ से रूट पे चला जाएगा। और जब पतझड़ का टाइम आता है तब तो लीफ खत्म हो चुकी है, लीफ तो है नहीं, नई नई लीफ आ रही है। तो उस टाइम पे नई लीफ को खाना कौन प्रोवाइड करता है? रूट ही प्रोवाइड करता है। तो रूट से लीफ तक भी जा सकता है, लीफ से रूट तक भी आ सकता है, दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। तो इट इज बाई डायरेक्शनल फ्लोएम के केस में। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा?
1। रिस्पेक्टिवली पूछा होता है तो पता है ना मार्क कैसे करते हैं, रिस्पेक्टिवली मतलब जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में पहले फ्लोएम का देखोगे फिर जाइलम का देखोगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है गटेशन सजेस्ट दैट, गटेशन क्या सजेस्ट करता है, प्लांट इज ट्रांसपायरिंग रैपिडली, नहीं, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था गटेशन तब चलती है जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा हो, क्योंकि गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ रूट प्रेशर, और रूट प्रेशर तभी डेवलप होता है जब व्हेन देयर इज अ नेग्लिजिबल और नो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये कंसेप्ट कभी मत भूलना, तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होगी। देयर इज अ वाटर लॉगिंग अराउंड रूट्स, वाटर लॉगिंग के जब वाटर लॉगिंग होता है, वाटर लॉगिंग मैंने आपको इससे पिछले डीपीपी में समझाया हुआ है, वाटर लॉगिंग के दौरान एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती, कम हो जाती है, बहुत लेस, ठीक है। और गटेशन रूट प्रेशर की वजह से, रूट प्रेशर में तो एब्जॉर्प्शन हुई है तभी तो गटेशन हो रही है ना, तो ये भी गलत हो गया, है ना। उसके बाद सी है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यस, हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की तो बात ही नहीं करते, बस निग्लेजिबल बोलते हैं, और ट्रांसपायरेशन की तो जरूरत ही नहीं होती। रूट प्रेशर तो तब बिल्डअप होता है ना जब ट्रांसपायरेशन हो भी नहीं रहा है, डिमांड ही नहीं है प्लांट में, तब भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज वेरी वेरी हाई, तो दिस इज राइट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर तीसरा फोर्थ ऑप्शन भी देख ही लो, देयर इज अ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, अभी मैंने ऊपर ही बता दिया है कि गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब रूट प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, और वही सपोर्ट करता है फिर गटेशन को, तो लेस एब्जॉर्प्शन वाला तो कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पर लगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, एक्सुडेशन ऑफ जाइलम सैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एक्सुडेशन मतलब किसी चीज का निकलना, ऊज आउट होना, ठीक है, ऊज आउट होना, जैसे गटेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सुडेशन, ऊजिंग आउट होगा लिक्विड का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ऊज आउट मैंने बोल दिया, गटेशन इज एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग ओनली, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं गटेशन किसका एग्जाम्पल है, रूट प्रेशर का, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। ट्रांसपायरेशन आपको पता है क्या होती है, वाटर वेपर का निकलना, ठीक है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इम्बाइबिशन भी पता है, जब हाइड्रोफिलिक सॉलिड्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इटियोलेशन क्या होता है ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, जब हम एक पत्ती को बिना लाइट वाले कमरे में रख दें या बिना लाइट में रख दें, सॉरी, येलोइंग ऑफ लीव्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, उसको हम इटियोलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस फिनोमिना से इटियोलेशन का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है गटेशन इज परफॉर्म्ड थ्रू, गटेशन किसके थ्रू होता है, लीव्स में, मान लो ये लीव्स है, येलो पेन यूज करती हूँ क्योंकि येलो पेन थोड़ा बेटर दिखाई देता है, ठीक है, ये लीव्स है, मैम की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो वेन की एंडिंग्स पर, वेन की एंडिंग्स पर क्या प्रेजेंट होता है, वेन्स की एंडिंग्स पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओपन पोर होते हैं, और ओपन पोर को क्या बोलते हैं, हाइडाथोर्स, और इन्हीं हाइडाथोर्स के थ्रू क्या निकलता है, वाटर, ठीक है, क्या निकलता है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन। तो किसके थ्रू निकला, टर्गर ऑपरेटेड वॉल्स, टर्गर ऑपरेटेड वॉल्स नहीं, परमानेंटली ओपन पोर, यस, हाइड्रोथॉट्स आर देयर व्हिच आर परमानेंटली ओपन पोर। स्टोमेटा के थ्रू तो ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, लेंटी सेल्स के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है, भले निग्लेजिबल ही सही। आंसर क्या हो जाएगा 8th का डी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय सिम्प्लास्ट एंड एक्टिव प्रोसेस, आपको पता है मेनली एब्जॉर्ब सिम्प्लास्ट के थ्रू नहीं होता, मेनली एब्जॉर्ब किसके थ्रू होता है, एपोप्लास्ट के थ्रू। नेक्स्ट है वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब बाय एपोप्लास्ट एंड एक्टिव प्रोसेस, ये चीज यहाँ पर गलत हो गई है, एपोप्लास्ट तो ठीक था बट पैसिव प्रोसेस होता है। फिर है वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब बाय एपोप्लास्ट एंड पैसिव प्रोसेस, ये तो मैम ऊपर ही बता चुकी हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब बाय सिम्प्लास्ट एंड पैसिव प्रोसेस, नहीं, दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी एक्टिव, ठीक है। सो 9 का क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं, a specialized structure in leaves which excretes water droplets along with salt is called as, अभी मैम ने थोड़ी देर पहले बताया, ये जो हाइड्रोथॉट्स वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था ना हाइड्रोथॉट्स, तो इसमें ना ये प्रोसेस क्यों चलती है, गटेशन जो प्रोसेस होती है ना
वो चलती ही इसलिए है जैसे कि एक्सेस ऑफ सोल्यूट्स को हटाया जा सके। तो जब पानी निकलेगा ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तो उसके साथ एक्सेस ऑफ सोल्यूट्स भी बाहर निकल आएंगे, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक। तो गटेशन किसके थ्रू होता है? हाइड्रोथॉर्स के थ्रू होता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 10th का बी। ओके, इन सब के थ्रू क्या होती है? ट्रांसपिरेशन। इन सब के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होती है। नेक्स्ट, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर गार्ड सेल मूवमेंट्स? ये क्वेश्चन आप, ये तो हम पढ़ते भी हैं, एनसीईआरटी भी लिखती है। वैसे तो बहुत सारी थ्योरी है जिसमें एक स्टार्च वाली भी होगी, बट आपको पढ़नी नहीं है। और ये तो शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 के पहले भी पूछा हुआ है एआईपीएमटी के दौरान, तो उसमें भी यही आंसर माना गया था। पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स की जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, है ना, जो आप क्लास में पढ़ते हो, तो दैट इज 4th। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, हमने पहले वाले पे टिक लगा लिया ना, जस्ट लेट मी चेक। यस, वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोस्टली एपोप्लास्ट के थ्रू होगा। तो क्या होगा? एपोप्लास्ट के थ्रू अभी हमने पढ़ा, पेन कलर चेंज करते हैं, इट वुड बी पैसिव। और मिनरल एब्जॉर्प्शन मोस्टली क्या होता है? एक्टिव। तो देख लो पैसिव और एक्टिव किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है और कहाँ पर लिखा हुआ है। वेरी गुड, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज। खाना बनता किस फॉर्म में? 3 चीजें याद रखनी है आपको। खाना बनता किस फॉर्म में है? सिंथेसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? ट्रांसपोर्ट होने वाला फॉर्म क्या है? सुक्रोज। और स्टोर होने वाला फॉर्म क्या है? जनरली स्टार्च। ये 3 चीजें याद रखना। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज। ओके, नेक्स्ट है द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस इज मेड अप ऑफ। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबेरिन की बनी होती हैं जो कि पानी को अलाउ नहीं करती हैं, तभी एंडोडर्मिस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्या चलती है? सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट वाटर इज मेनली डैश थ्रू द प्लांट। अगर याद करो आपको पिछले डीपीपी में भी क्वेश्चन मिला होगा, तो यहाँ वहां पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में मिला था कि पानी जनरली पुल किया जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल चलती है ना, पुलिंग चलती है, और ये पुलिंग कौन करवाता है? ट्रांसपिरेशनल पुल। तो आंसर क्या हो जाएगा 15th का? पुल्ड एंड ट्रांसपिरेशन। पहले ही ऑप्शन मिल गया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है। रूट प्रेशर नहीं होता, इट इज नॉट द मेन रीजन। रूट प्रेशर इज नॉट द मेन रीजन। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन पुल एक और ऑप्शन में है, बट यहाँ पर पुशिंग दिया हुआ है जबकि ये पुल है। ठीक है, पुश कौन होता है? रूट प्रेशर होता है। नेक्स्ट, transpiration can create pressure sufficient to lift a xylem size column of water up to। अगेन एनसीईआरटी में है लिखा हुआ ये चीज कि 130 मीटर हाइट तक इतना इनफ प्रेशर होता है कि इतने हाइट तक पानी आराम से चढ़ सकता है, इतने डिस्टेंस तक। ये तो फैक्ट है, जस्ट अ फैक्ट विच यू हैव टू लर्न इट। नेक्स्ट है इन सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स आर अरेंज। किस तरीके से अरेंज होते हैं? रेडियली। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब हम बनाते भी है ना, जब बीन शेप बनाते हैं इस तरीके से, तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल में हम सेलुलोजिक की ऐसे डंडी खींचते हैं ना, ये डंडियां क्या हैं? ये डंडियां सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है, ये रेडियली क्यों अरेंज होती हैं? जैसे कि ये खींच सकें और बंद कर सके, क्योंकि पानी की एंट्री होगी और एग्जिट होगा तो प्रेशर क्रिएट होता है। एंट्री से पर्टिकुलरली टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो और उसी की वजह से खुलता है तो आसानी से ये खोल सकें। ठीक है, इसलिए जनरली रेडियली अरेंजमेंट होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी। गार्ड सेल शो रिजेम्बलेंस विथ मीजोफिल सेल। इसके लिए मैं वापस पुराने वाली क्वेश्चन पे जाकर के समझा देती हूँ। आपने पढ़ा होगा कि गार्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना। और हमें पता है मीजोफिल सेल में भी क्या प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल में भी क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है ना मीजोफिल सेल में, तो ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि इसी के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉमन फीचर क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हम देख लेते हैं बाकी आंसर्स सही क्यों नहीं है, क्यों कॉमन नहीं है। चलो चेक करते हैं। डिफरेंशियली थिक सेल वॉल। गार्ड सेल में तो हम मानते हैं
कि गार्ड सेल में क्या होता है, अंदर की तरफ थिक होता है ना। क्यों थिक होता है? क्योंकि पानी का प्रेशर झेल सके। दिस वॉल इज थिक और ये थिन होता है, बट जरूरी नहीं ना दोनों में हो। फिर लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली थिन सेल वॉल। अभी मैंने बता दिया यूनिफॉर्म नहीं होता गार्ड सेल में, मेसोफिल में हो सकता है, गार्ड सेल में नहीं होता, तो अगेन कॉमन नहीं बना। डम्बेल शेप स्ट्रक्चर हम डाइकॉट के गार्ड सेल के लिए बोलते हैं। जैसे सॉरी, ये तो हमने गार्ड सेल बनाया है डाइकॉट का, नहीं सॉरी, ये तो बीन शेप्ड है। डम्बल शेप किसका होता है? जैसे डम्बल करते हैं ना इस तरीके का गार्ड सेल ये मोनोकॉट का होता है। तो ऐसे थोड़ी होते हैं हमारे मीजोफिल सेल, और ना तो ये नेसेसरी फीचर है कि हर जगह गार्ड सेल ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए तीनों ऑप्शंस क्या हो गए? गलत। नेक्स्ट, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो का मतलब क्या होता है? स्कोटो का मतलब होता है नाइट। एक्टिव का मतलब तो पता ही होगा, जो रात में जागे, जो रात में एक्टिव हो। तो स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये स्टोमेटा ओपन होते हैं ड्यूरिंग नाइट, इसीलिए एक्टिव ड्यूरिंग नाइट लिखा गया है, और क्लोज होते हैं ड्यूरिंग डे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कहाँ पर रहते हैं? डेजर्ट्स में रहते हैं, और डेजर्ट्स में आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगी, इतना वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो डेजर्ट वाले प्लांट में एक एडेप्टेशन प्रेजेंट होती है, और वो कौन सी एडेप्टेशन होती है? प्रेजेंस ऑफ स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो ये अपना स्टोमेटा रात में खोलते हैं, तो रात में खोलेंगे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा नहीं, तो ट्रांसपिरेशन भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो एक तरीके की एडेप्टेशन होती है टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और ये सिर्फ कुछ डेजर्टिक प्लांट में होता है, सक्यूलेंट जीरोफाइट जिसको बोलते हैं। ये दिस इज द आंसर, जिसका एग्जांपल एलो हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया। ठीक है, एलोवेरा सबको पता है ना। सो इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन सक्यूलेंट जीरोफाइट्स, डेजर्ट वाले प्लांट जो होते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है AIPMT में, और अभी भी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस गार्ड सेल। आप सोच रहे हो कि हार्मोनल चेंज तो मैम क्लोजिंग के टाइम पर होती है, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पर एक PGR एक्टिवेट हो जाता है। PGR मतलब प्लांट हार्मोन, जिसको हम ABA बोलते हैं। ठीक है, तो मैम पहला भी होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, बिकॉज आई सी सम ऑफ द कमेंट्स, सारे नहीं देख पाती हूँ, बट तुम लोग भूल जाते हो मैम की बार बार एक बात, आपको हमेशा मोस्ट प्रोबेबल सेलेक्ट करना है। क्यों भूल जाते हो? ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग के दौरान तो तुमने थोड़ी ऐसा कोई कंसेप्ट पढ़ा है। ओपनिंग के दौरान तो तुमने क्या पढ़ा है कि टर्गर प्रेशर में चेंज होता है। क्लोजिंग के दौरान भी तुमने क्या पढ़ा है? टर्गर प्रेशर में चेंज होता है ना, होता है ना चेंज। तभी एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस होती है, तभी गार्ड सेल ओपन और क्लोज होता है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा, ना कि 1। ठीक है, और स्टोमेटा गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इट इज नॉट कि वो बंद हो रहा है बिकॉज ऑफ गैशियस एक्सचेंज, और रेस्पिरेशन इज नॉट ऑल्सो रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अभी हमने पहले ही पढ़ा था, पोटेशियम पंप थ्योरी होती है जो लेविट ने दी थी, है ना, इनफ्लक्स और इफ्लक्स। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक स्टोमेटा। एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स, नहीं इनके पास तो स्टोमेटा होता है। जीरोफाइट्स के पास तो अभी हमने पढ़ा, भले स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है बट होता तो है ही। ठीक है, एक्वेटिक सबमर्ज्ड, यस इनके पास नहीं होता, क्योंकि इनमें तो इनके पास एब्सेंट होता है स्टोमेटा एब्सेंट, क्योंकि सबमर्ज्ड है ना, ट्रांसपिरेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और गैशियस एक्सचेंज वो नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू ले लेते हैं, तो इनके यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, इसलिए 22 का क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, फ्लोएम सैप क्या होता है? फ्लोएम सैप इज मेनली अगेन NCERT, वाटर एंड सुक्रोज। मास फ्लो हाइपोथेसिस पढ़ोगे, जहां पर फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, वहां पर देखना ये लाइन लिखी हुई है, वाटर एंड सुक्रोज। 23 का क्या हो जाएगा? 1। The accepted mechanism used for translocation of dash from source to sink is called pressure flow hypothesis. ये अगेन NCERT है, मास फ्लो हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है सुक्रोज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सुक्रोज। ये लिखा हुआ है सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ शुगर,
ठीक है, तो आंसर क्या मार्क कर दोगे? शुगर। अब मैं आपको बताऊं, इसमें फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी। क्यों? क्योंकि मैम उसमें तो लिखा हुआ है कि खाना अकेले ट्रैवल नहीं करता, खाना पानी के साथ भी ट्रैवल करता है, अमीनो एसिड के साथ भी ट्रैवल करता है, हॉर्मोन्स भी जाते हैं, तो आंसर सिर्फ शुगर क्यों है? आंसर सिर्फ शुगर है क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी की है ना? आप गलत नहीं सोच रहे हो, बट अगेन आई वुड सजेस्ट, क्योंकि लाइन एनसीईआरटी की है और एनसीईआरटी में यहाँ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए बोला है ना, यहाँ पर शुगर है, इसीलिए शुगर मार्क करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना है, अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है at sink incoming sugars are actively transported dash the phloem। जब सिंक पे पहुंच गया तो सिंक हम किसको बोलते हैं? जो एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी में, तो वहां पर रूट को बोला है ना? रूट को बोला है, मतलब स्टेम से फ्लोएम से बाहर निकल के वो कहाँ जाएगा? रूट में। जैसे यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा रूट है विच इज द सिंक। खाना यहाँ तक पहुंच चुका है, खाना मान लो सुक्रोज, एस इज फॉर सुक्रोज, खाना यहाँ तक पहुंच चुका है और समझ लो ये तुम्हारा फ्लोएम है। तो ऑब्वियसली सुक्रोज की लोडिंग कैसे होगी? लोडिंग नहीं, सॉरी, अनलोडिंग। सुक्रोज जो फ्लोएम में है वो अनलोड हो जाता है कहाँ पर? रूट में। तो ऑब्वियसली फ्लोएम से बाहर आ रहा है ना, और कहाँ चला जा रहा है? रूट में। तो 25 का आंसर क्या होगा? 3। ये भी इट्स वन ऑफ द एनसीईआरटी लाइन। नेक्स्ट है which one of the following act as barrier in apoplastic pathway। कौन बैरियर की तरह एक्ट करता है? ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में तो एपोप्लास्ट फॉलो कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से एपोप्लास्टिक पाथवे नहीं रुकता। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, यस, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो एंडोडर्मिस में होती है ना, ये इनके लिए बैरियर की तरह एक्ट करती है, और यही वजह है कि एंडोडर्मिस में आने के बाद उनको सिम्प्लास्ट बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास प्रेजेंट होता है सुबरिन, जो पानी की मूवमेंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन नंबर। In which of the following movement of water and minerals occur from one cell to another via plasmodesmata? To one cell to other via plasmodesmata। प्लाज्मोडेस्मेटा तो वो होते हैं जो दो सेल को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दो सेल को कनेक्ट कर रहा है। ये जो नली बनाई है मैंने, ये जो पाइप बनाई है, यही क्या है तुम्हारा? प्लाज्मोडेस्मेटा। दैट मीन्स सेल के थ्रू जा रहा है ना? और वैसे भी हमें पता है प्लाज्मोडेस्मेटा लिविंग सिस्टम है, और अगर सामान सेल के थ्रू जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो देखो आंसर कहाँ लिखा हुआ है? सिम्प्लास्टिक पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? लेट्स सी बच्चों क्या गलत दिया हुआ है इसमें। सबसे पहला स्टेटमेंट है, याद रखना, रॉन्ग ढूंढना है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस अ टिपिकल प्लांट सेल of about 50 माइक्रोमीटर takes approximately 2.5 सेकेंड। एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ोगे एनसीईआरटी लाइन से तो बहुत बहुत ऐसी लाइन मिलेगी जो लगता है तुमने नहीं पहली बार पढ़ी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रीड करना सीखो, लाइन को याद रहे करना सीखो। ठीक है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन। अलोन की तो बात ही छोड़ो, डिफ्यूजन तो कराएगा ही क्या? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कराएगा। अभी तुमने कितनी सारी जगह पर उसको क्रॉस कर दिया था। ठीक है, तो सही बात लिखी हुई कि लॉन्ग डिस्टेंस कैन नॉट बी बाय डिफ्यूजन, ये भी ट्रू है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मेनली हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। वाह वाह, क्या बात कह दी, जो अभी तक हम गलत कहते हुए आ रहे थे, है ना? दैट मीन्स गलत क्या है यहाँ पर? दिस इज फॉल्स। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स मेनली बाय मास फ्लो और बल्क फ्लो इन प्लांट बॉडी? तो कौन कौन सी चीज़ें ट्रैवल करती हैं? ये भी हमने बहुत बार किया हुआ है कि पानी ट्रैवल करता है, खाना ट्रैवल करता है, और पानी के साथ मिक्स्ड मिनरल्स ट्रैवल करते हैं। तो सारी चीज़ें मास में ट्रैवल करती, बल्क में ट्रैवल करती। 29 का आंसर हो जाएगा डी। Water translocation was observed to the top of a tree having a height of 35 meters. Which phenomenon is responsible for this translocation? देखो, अप टू अगर 30 दिया होता तो मैं तुम लोग को बोलती क्या मार्क करो? रूट प्रेशर मार्क करो, है ना? बट 30 से ऊपर
30 से ऊपर टिल जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है दैट इज 130 मीटर हाई। ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपिरेशनल पुल, क्योंकि रूट प्रेशर में इतना प्रेशर नहीं होता, तो वो कुछ छोटे छोटे प्लांट्स तक तो पानी पहुंचा देगी, जनरली जितने हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। बट बहुत टॉप में जिसमें बहुत ज्यादा हाइट है, ठीक है, तो इसके लिए क्या जाएगा? ट्रांसपिरेशनल पुल जाएगा आंसर। ठीक है, सिर्फ एक डेटा याद रखना, 30 तक दिया होता तो रूट प्रेशर, उससे ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल वुड बी रिस्पॉन्सिबल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली सभी क्वेश्चन सही हुए हो, नहीं हुए तो जरूर से नेक्स्ट टाइम से कोशिश करना मेरे बच्चों की गलतियां ना हो। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स आते हैं, तो थोड़ा और ढंग से पढ़ोगे तो वैसे पढ़ ही रहे हो, बहुत अच्छे के मार्क्स आते हैं तुम्हारे, तुम लोग लिखते हो तो आई कैन सी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट डीपीपी के साथ मिलेंगे बच्चों, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।